हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं सामान्य ज्ञान। प्राचीन भारत का इतिहास, जो सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है? वह युग जब पत्थरों के औजार उपयोग किए जाते थे को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से? पाषाण युग के नाम से जाना जाता है। अगला क्या है? पाषाण युग को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 3 भाग में। कौन कौन? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण और नव पाषाण काल। अगला क्या है? पूरा पाषाण युग के मानवों की आजीविका का मुख्य साधन क्या था? तो शिकार व फल संग्रह था। शिकार व फल संग्रह था। अगला क्या है? पूरा पाषाण युग के मानव, जिन्हें आदि मानव भी कहा जाता है, के द्वारा किया गया प्रथम आविष्कार क्या था? तो आग था। पूरा पाषाण मानव द्वारा बनाया गया प्रथम महत्वपूर्ण औजार क्या था? तो कुल्हाड़ी था। अगला क्या है? पूरा पाषाण मानव अपने सभी औजार किससे बनाते थे? तो कठोर पत्थर से बनाते थे। किससे? कठोर पत्थर से बनाते थे। अगला क्या है? पूरा पाषाण युग के शैल चित्रों में सर्वाधिक चित्रांकन किसका हुआ है? तो पशुओं का हुआ। सबसे अधिक चित्रांकन किसका? पशुओं का हुआ है। अगला क्या है? भारत में नव पाषाण युग ईसा पूर्व किन वर्षों के बीच मनाया गया? तो 4000 से 2000 ईसा पूर्व के बीच मनाया गया। अगला क्या है? प्राचीन इतिहास के अध्ययन के संदर्भ में नव पाषाणिक शब्द का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य है तो आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था है। नव पाषाणिक शब्द का अर्थ आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था है। अगला क्या है? पशुपालन व कृषि के बाद नव पाषाण युग का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आविष्कार क्या था? तो पहियों या चक्र था। पहिया या चक्र सर्वाधिक आविष्कार था। अगला क्या है? किस युग में पहली बार मातृदेवी पूजा का स्पष्ट प्रमाण मिलता है? तो नव पाषाण युग में मिलता है। किसमें? नव पाषाण युग में। मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए चाक का आविष्कार किस युग में हुआ है? तो नव पाषाण युग में हुआ है। अगला क्या है? मानव के व्यवस्थित और स्थिर जीवन अथवा अस्थायी निवास का प्रारंभ किस युग में हुआ है? तो नव पाषाण युग में हुआ है। अगला क्या है? मनुष्य ने कपास व ऊन काटने और कपड़ा बनाने की कला किस युग में सीखी? तो नव पाषाण युग में ही सीखी। इसमें नव पाषाण युग में। अगला क्या है? तांबे की खोज मानव ने किस युग में की? तो मध्य पाषाण युग में की हुई। तांबा का खोज मध्य पाषाण युग में हुआ। अगला क्या है? मानव ने सबसे पहले किन अनाज फसलों की खेती शुरू की? तो गेहूं व जौ की सबसे पहले खेती शुरू की। अगला क्या है? आदि मानव ने सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया? तो कुत्ता को सबसे पहले पालतू बनाया आदि मानव ने। अगला क्या है? चित्रकारी का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो भीमबेटका से प्राप्त हुआ। कहाँ से? भीमबेटका से प्राप्त हुआ। अगला क्या है? प्रागैतिहासिक अवशेष का अध्ययन करने वाला शास्त्र कहलाता है आर्कियोलॉजी कहलाता है। अगला क्या है? मानव ने सबसे पहले किस धातु की खोज और उसके बाद उसका प्रयोग किया था? तो तांबा का किया था। सबसे पहले खोज भी तांबा का और प्रयोग भी तांबा का हुआ। भारत के किस राज्य में अब तक सबसे अधिक 200 ताम्रपाषाणकालीन बस्तियों
का पता चला है? तो महाराष्ट्र में पता चला है। अगला क्या है? भारत का अब तक का सबसे बड़ा ताम्र संचय कहाँ पाया गया? तो गुंगेरिया मध्य प्रदेश में है। गुंगेरिया मध्य प्रदेश में। अगला क्या है? ताम्र पाषाणिक शैल चित्रकला में मुख्य रूप से किनका चित्रांकन हुआ है? तो किनका? पशुओं का चित्रांकन हुआ है। अगला क्या है? ताम्रपाषाण युग के पतन में किस धातु ने योगदान दिया? तो कांसा ने दिया। किस धातु ने? कांसा ने दिया। अगला क्या है? संभवतः ताम्रपाषाण काल में पूजनीय पशु था? सांड था। क्या? सांड था। अगला क्या है? रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के अनुसार सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि क्या निर्धारित की गई है? तो 2350 से 1750 ईसा पूर्व निर्धारण की गई है। अगला क्या है? हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम पता कब तथा किनके उत्खनन से हुआ है? तो 1920 से 21 ईस्वी दयाराम साहनी, जॉन मार्शल। अगला क्वेश्चन क्या है? ताम्रपाषाण युग के पतन में किस धातु के योगदान दिया? तो कांसा ने योगदान दिया। अगला क्या है? संभवतः ताम्रपाषाण काल में पूजनीय पशु था? तो सांड था। अगला क्या है? रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के अनुसार सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि क्या निर्धारित की गई? तो 2350 से 1750 ईसा पूर्व निर्धारण की गई। अगला क्वेश्चन क्या है? हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम पता कब तथा किनके उत्खनन से हुआ? तो 1920 से 21 ईस्वी में पता चला और दयाराम साहनी और जॉन मार्शल के उत्खनन से पता चला। अगला क्या है? हड़प्पा सभ्यता के पूरा अवशेष सर्वप्रथम कहाँ से पाए गए थे? तो हड़प्पा में पाए गए थे। अगला क्या है? हड़प्पा सभ्यता के नगर व कस्बे किस आकार के विशाल खंडों में विभाजित थे? तो आयताकार खंडों में विभाजित थे। अगला क्या है? हड़प्पा सभ्यता का दूसरा प्रमुख पूरा स्थल था? तो मोहनजोदड़ो था। हड़प्पा सभ्यता का दूसरा पूरा स्थल कौन? मोहनजोदड़ो था। अगला क्या है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिम में स्थित पूरा स्थल कौन है? तो सुतका गेंड्रो है। सुतका गेंड्रो जो पाकिस्तान में पड़ता है। सुतका गेंड्रो। अगला क्या है? सुतका गेंड्रो किस नदी के किनारे स्थित है? तो दस्त नदी के किनारे स्थित है। सुतका गेंड्रो किस? दस्त नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या है? हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो शहरी और व्यापारिक सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता। अगला क्या है? हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या था? तो नगर योजना था। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक गुण क्या था? नगर योजना था। अगला क्या है? किस हड़प्पा पूरा स्थल से नक्काशीदार कच्ची ईंट द्वारा निर्मित भवन का साक्ष्य मिला है? तो कालीबंगा से मिला है। कहाँ से? कालीबंगा से मिला है। अगला क्या है? हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र पूरा स्थल जहाँ के मकानों के दरवाजे और खिड़कियाँ मुख्य सड़क की ओर खुलती थी? तो लोथल के खुलती थी। किसके? लोथल के खुलते थे। अगला क्या है? किस हड़प्पा पूरा स्थल से एक विशाल सार्वजनिक स्नानघर मिला है? तो मोहनजोदड़ो से मिला है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से मिला है। अगला क्या है? संभवतः हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी?
और इसका साक्ष्य किस हड़प्पा पुरास्थल से प्राप्त हुआ? तो अनागाथा और मोहनजोदड़ो से मिला है। इमारत अनागाथा और साक्ष्य कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। अगला क्वेश्चन क्या है? किस हड़प्पा पुरास्थल से एक उन्नत जल प्रबंधक प्रणाली के विकसित होने का प्रमाण मिला है? तो धौलावीरा से मिला। कहाँ से? धौलावीरा से मिला है। अगला क्वेश्चन क्या है? हड़प्पा सभ्यता के अब तक ज्ञात सभी नगरों में किस सर्वाधिक समृद्ध, सुव्यवस्थित व खूबसूरत नगर माना गया है? तो किसको माना गया है? धौलावीरा को माना गया है। अगला क्या है? हड़प्पा वासियों का मुख्य पेशा क्या था? तो शिपकाली था। क्या? शिपकाली था। अगला क्वेश्चन क्या है? किन हड़प्पा पुरास्थलों से मनके बनाने के कारखाने का साक्ष्य मिला है? तो लोथल व चुनहुद्रो से मिला है। अगला क्या है? किस हड़प्पा पुरास्थल से गोदी डॉकयार्ड का प्रमाण मिला है? तो लोथल से मिला है। अगला क्या है? हड़प्पा में माप तौल की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? तो दशमलव प्रणाली प्रचलित थी। कौन? दशमलव प्रणाली प्रचलित थी। अगला क्वेश्चन क्या है? हड़प्पा काल में माप की इकाई किस अनुपात में थी? तो 2:16 के अनुपात में थी। अगला क्वेश्चन क्या है? हड़प्पा वासियों ने सबसे पहले किस फसल की खेती की? तो कपास की खेती की। सबसे पहले कपास की खेती की। अगला क्वेश्चन क्या है? हड़प्पा वासियों का मुख्य अनाज क्या था? तो गेहूं और जौ था। अगला क्वेश्चन क्या है? किन हड़प्पा पुरास्थलों से विशेष प्रकार के गेहूं और जौ दोनों के अवशेष मिला है? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से मिला है। क्या? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से मिला है। अगला क्वेश्चन क्या है? किन हड़प्पा पुरास्थलों से धान की खेती का साक्ष्य मिला है? तो लोथल और रंगपुर से मिला है। धान की खेती का साक्ष्य लोथल और रंगपुर से मिला है। अगला क्वेश्चन क्या है? किस हड़प्पा से जौ, तिल व सरसों की सर्वाधिक साक्ष्य प्राप्त हुआ है? बनवाली से मिला है। कहाँ से? बनवाली से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले किन हड़प्पा स्थल से जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ था? तो कालीबंगा से सबसे पहले जोते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या है? हड़प्पा पुरास्थलों की खुदाई से प्राप्त कलाकृतियों में कौन सी चीज़ सर्वोत्तम है? तो मोहरे सर्वोत्तम है। अगला क्या है? कांसे की बनी एक नर्तकी की छोटी मूर्ति किस हड़प्पा पुरास्थल से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या है? हड़प्पा कालीन स्थलों से प्राप्त मिट्टी की मूर्ति अधिकांशतः किनकी है? तो नारी की है। किनकी? नारी की है। अगला क्वेश्चन क्या है? हड़प्पा सभ्यता की लिपि के विषय में जानकारी किसने मिलती है? तो मोहरों से मिलती है। किससे मिलती है? तो मोहरों से मिलती है। अगला क्वेश्चन क्या है? हड़प्पा वासियों की लिपि कैसी थी? तो भाव चित्रनात्मक थी। हड़प्पा या सिंधु लिपि सर्वप्रथम कब प्रकाश में आई? तो 1853 में प्रकाश में आई थी। अगला क्या है? संपूर्ण सिंधु लिपि कब प्रकाश में आई? तो 1923 में सिंधु लिपि प्रकाश में आई। अगला क्वेश्चन क्या है? सिंधु लिपि किस ओर से किस ओर लिखी जाती है? तो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है सिंधु लिपि। अगला क्वेश्चन क्या है? अच्छा, सिंधु लिपि दाईं से बाईं फिर बाईं से दाईं लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है? हड़प्पा सभ्यता में
उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी? तो मातृ देवी की सर्वाधिक उपासना प्रचलित थी। अगला क्या है? किन हड़प्पा पुरास्थलों से यज्ञ, हवन कुंड या अग्नि कुंड वेदियों प्राप्त हुई है? तो हड़प्पा, लोथल एवं कालीबंगा से हुई है। अगला क्वेश्चन क्या है? किस हड़प्पाकालीन पुरास्थल से प्राप्त एक मुद्रा में शिव के आद्य रूप या पशुपत रूप को चित्रित किया गया है? तो मोहनजोदड़ो में किया गया है। अगला क्या है? हड़प्पा वासियों का पवित्रम वृक्ष था? तो पीपल था। हड़प्पा वासी किस पशु को सर्वाधिक पवित्र मानते थे? तो कुबड़ सांड को मानते थे। अगला क्या? किस हड़प्पा स्थल से पुजारी की प्रस्तर पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो हड़प्पा से हुई है। अगला क्या है? हड़प्पा समाज किस प्रकार का था? तो मातृ सत्रात्मक था। भारतीय प्रौद्योगिक इतिहास पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अगला क्या है? भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वप्रथम किस हड़प्पा पुरास्थल की खुदाई की गई थी? तो रोपड़ की खुदाई की गई थी स्वतंत्रता के बाद। अगला क्या है? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल भारत के किस राज्य में खोजे गए हैं? तो गुजरात में खोजे गए हैं। अगला क्या? भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा पुरास्थल है? तो धौलावीरा है। अगला क्या है? किस हड़प्पा पुरास्थल को मृतकों या मुर्दों का टीला तथा सिंध का नखिल स्थान उपनाम से भी जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो का जाना जाता है। मोहनजोदड़ो किस नाम से? तो मृतकों या मुर्दों का टीला तथा सिंध का नखिल स्थान के उपनाम से जाना जाता है मोहनजोदड़ो को। अगला क्या है? हड़प्पा सभ्यता के किस युग की सभ्यता माना जाता है? तो कांस्य युग की सभ्यता माना जाता है हड़प्पा को। अगला क्या है? किन हड़प्पा पुरास्थलों से घोड़े की हड्डियां प्राप्त हुई हैं? तो लोथल, सुरकोटदा व कालीबंगा से प्राप्त हुई है। अगला क्या है? किस हड़प्पा पुरास्थल को लघु हड़प्पा कहा जाता है? तो लोथल को कहा जाता है। किसको? लोथल को कहा जाता है। अगला क्या है? सर्वप्रथम किसने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम दिया था? तो सर जॉन मार्शल ने दिया था। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम सर जॉन मार्शल ने दिया था। अगला क्या है? विद्वानों ने वैदिक काल का विभाजन कितने भागों में किया है और कौन कौन है? 2 भाग में किया है। कौन कौन? ऋग वैदिक काल व उत्तर वैदिक काल में किया है। अगला क्वेश्चन क्या है? जिस काल में ऋग्वेद की रचना हुई उसे क्या कहा जाता है? तो ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। जिस काल में ऋग्वेद का रचना हुई उसे ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। अगला क्या है? कब से कब तक के काल को ऋग्वैदिक काल माना गया है? तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व को ऋग्वैदिक काल माना गया है। अगला क्या है? जिस काल में ऋग्वेद के अतिरिक्त अन्य 3 वेदों, ब्राह्मण ग्रंथों, आर्यंकों तथा उपनिषद की रचना हुई उसे क्या कहा जाता है? तो उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। अगला क्या है? कब से कब तक काल को उत्तर वैदिक काल माना गया है? तो 1000 से 600 ईसा पूर्व को उत्तर वैदिक काल माना गया है। अगला क्वेश्चन क्या है?
वैदिक कालीन भारत के निवासियों को क्या कहा जाता था? तो आर्य कहा जाता था। अगला क्या है? आर्यों के मूल निवास संबंधी सर्वाधिक मान्य सिद्धांत के अनुसार आर्यों का मूल निवासी कहाँ था? तो मध्य एशिया, जिसे बैक्ट्रिया कहा जाता है, मध्य एशिया में था। अगला क्या है? आर्यों के मूल निवासी संबंधी सर्वाधिक मान्य सिद्धांत मध्य एशिया का सिद्धांत किस विद्वान के द्वारा दिया गया है? तो प्रोफेसर मैक्स मुलर के द्वारा दिया गया है। अगला क्या है? आर्य शब्द तथा आर्यों के विषय में प्रारंभिक जानकारी किससे मिलती है? तो ऋग्वेद से मिलती है। किससे? ऋग्वेद से मिलती है। अगला क्या है? आर्य शब्द का क्या अर्थ होता है? तो श्रेष्ठ या उच्च वंश होता है। आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ या उच्च वंश होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? आर्य की भाषा क्या थी? तो संस्कृत थी। आर्य की भाषा संस्कृत थी। भारत आने वाले आर्य क्या कहलाते हैं? तो इंडो आर्य कहलाते हैं। भारत आने वाले आर्य कहलाए हैं तो इंडो आर्य कहलाए हैं। आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? तो पंजाब में। पंजाब में कहाँ? सप्त सैंधव प्रदेश। अगला क्या? वैदिक समाज कितने वर्गों में विभाजित था और कौन कौन? तो चार में विभाजित था। कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 में विभाजित था। वैदिक समाज की 4 भागों में विभाजित था। अगला क्या है? आरंभ में अर्थात ऋग्वैदिक काल में समाज का वर्गीकरण किस आधार पर होता था? तो व्यवसाय के आधार पर होता था। ऋग्वैदिक काल में जो जैसा काम करेगा उसी के आधार पर उसको जाति का निर्धारण किया जाता था। हालांकि कालांतर में अर्थात उत्तर वैदिक काल में समाज का वर्गीकरण किस आधार पर होने लगा था? तो जन्म के आधार पर होने लगा था उत्तर वैदिक काल में। अगला क्या है? वैदिक काल में आर्य का कितना भाग कर के रूप में लिया जाता था? तो 1/16 भाग कर के रूप में लिया जाता था वैदिक काल में आय का। अगला क्या है? वैदिक काल में लेन देन तथा व्यापार की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? तो वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी वैदिक काल में। अगर एक वस्तु हम देते थे दूसरे वस्तु हमको देगा, पैसा पहले नहीं चलता था, वस्तु का लेन देन चलता था। अगला क्या है? वैदिक काल में शिक्षा कहाँ दी जाती थी? तो गुरुकुल में दी जाती थी शिक्षा। अगला क्या है? ऋग वैदिक काल में आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे? तो इंद्र थे ऋग वैदिक काल में। कालांतर में अर्थात उत्तर वैदिक काल में आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता कौन बन गए थे? तो प्रजापति बन गए थे। अगला क्या है? उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक क्रियाओं में मुख्य कार्य क्या था? तो यज्ञ था। क्या? यज्ञ था। अगला क्या है? ऋग्वेद में किस नदी को सबसे पवित्र माना गया है? तो सरस्वती को माना गया है। अगला क्या है? सरस्वती नदी को माना गया है। वैदिक काल में ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? तो वेक नॉट कहा जाता था। ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को वेक नॉट कहा जाता था। अगला क्या है? वैदिक काल में राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ था। तो अश्वमेध यज्ञ था। क्या? अश्वमेध यज्ञ था। अगला क्या है? वैदिक काल में शौर्य प्रदर्शन और मनोरंजन
मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ था। वाजपेय यज्ञ था। क्या है? शौर्य प्रदर्शन और मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ वाजपेय यज्ञ था। अगला क्या है? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व महाजनपदों की कुल कितनी संख्या थी? तो 16 थी। महाजनपदों की संख्या 16 थी। किस ग्रंथ में ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के 16 महाजनपदों का उल्लेख है? तो किस में है? अंगुत्तर निकाय में था। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। मगध के सबसे प्राचीन ज्ञात राजवंश का नाम क्या था? तो बृहदत्त था। क्या? बृहदत्त था। अगला क्या है? मगध में सर्वप्रथम किसने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की? तो बृहदत्त ने ही स्वतंत्र राज्य की स्थापना की है। अगला क्या है? महाभारतकालीन जरासंध किसका पुत्र था? तो बृहदत्त का ही पुत्र था। अगला क्या है? हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो बिंदुसार था। बिंबिसार क्या था? हर्यक वंश का संस्थापक था। अगला क्या है? बिंबिसार मगध की गद्दी पर कब बैठा? तो 545 ईसा पूर्व में बैठा। बिंबिसार मगध की गद्दी पर 545 ईसा पूर्व में बैठा हो। बिंबिसार ने किस नगर का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया? तो राजगृह को। बिंबिसार की पहली और प्रधान पत्नी कोसला देवी किस कोसल नरेश की बहन थी? तो प्रसेनजीत की बहन थी। अगला क्या है? बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? तो बौद्ध धर्म का अनुयायी था बिंबिसार। अगला क्वेश्चन क्या है? बिंबिसार का समकालीन राजवैद्य जिसे उसने महात्मा बुद्ध की सेवा में भेजा था, क्या था? जीविका था। कौन? जीवक था। अगला क्वेश्चन क्या है? बिंबिसार द्वारा अवनीत के जिस पांडु रोग, पीलिया या जॉन्डिस पीड़ित शासक की चिकित्सा के लिए अपने राज्य वैद्य जीवक को भेजा गया था, वह अवनीत शासक था। क्या था? प्रघोत था। अगला क्वेश्चन क्या है? (493 ईसा पूर्व में बिंबिसार की हत्या कर मगध की गद्दी पर कौन बैठा? अजात शत्रु बैठा। अगला क्या है? अजात शत्रु का उपनाम क्या था? कुनित था। अगला क्या? अजात शत्रु किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का अनुयायी था। अगला क्या? 461 ईसा पूर्व में कौन अजात शत्रु की हत्या कर मगध की गद्दी पर बैठा? उदयन, जिसे उदयन कहते हैं। अगला क्या है? अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? पाटलिपुत्रा में की। अगला क्या है? उदयन किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का अनुयायी था। अगला क्या है? उदयन के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना क्या थी जिससे मगध
उत्तरी भारत का सबसे अधिक विशाल तथा शक्तिशाली साम्राज्य बन गया। अवंती का मगध विलय। अगला क्या है? उदयन का पुत्र जो उसका उत्तराधिकारी बना कौन था? नागदशक था। अगला क्या? 412 ईसा पूर्व में किसने हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक को अपदस्थ कर मगध में शिशुनाग वंश की स्थापना की? तो शिशुनाग ने की, जिसे नागदशक का मंत्री कहा जाता है। अगला क्या है? शिशुनाग वंश का प्रथम शासक शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा से कहाँ स्थानांतरित की? तो वैशाली में की। अगला क्या है? शिशुनाग का पुत्र जो उसका उत्तराधिकारी बना कौन था? कालाशोक था। अगला क्या? कालाशोक ने अपनी राजधानी वैशाली से पुनः कहाँ स्थानांतरित की? पाटलिपुत्रा में स्थानांतरित की। अगला क्या? शिशुनाग वंश का अंतिम शासक किसे माना जाता है? नंदीवर्धन को माना जाता है शिशुनाग का अंतिम शासक। अगला क्या है? नंद वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? महापद्मनम को। महापद्मनंद द्वारा विजित प्रमुख राज्य कौन थे? तो करु, पांचाल, मिथिला, कलिंग, ये सब क्या विजित राज थे महापद्मनंद के द्वारा। अगला क्या है? नंद वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? घनानंद हुआ। अगला क्या? घनानंद के शासन काल में किस यूनानी शासक का मगध पर आक्रमण हुआ था? तो सिकंदर का हुआ था। अगला क्या है? घनानंद को युद्ध में पराजित कर किसने मौर्य वंश की स्थापना की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला क्या? मगध साम्राज्य के विस्तार की शुरुआत किस विजय से हुई तथा किस विजय से इनका अंत हुआ? अंग से शुरुआत हुआ और कलिंग से इसका विनाश हुआ, अंत हुआ। अगला क्या? मगध पर शासन करने वाला पहला गैर क्षत्रिय राजवंश था? शिशुनाग था। अगला क्या है? पाटलिपुत्रा किन नदियों के संगम पर बसा था? सोन एवं गंगा नदी के संगम पर बसा था पाटलिपुत्रा। अगला क्या है? प्राचीन काल में कुसुमपुर किस नगर का दूसरा नाम था? पाटलिपुत्रा का दूसरा नाम था कुसुमपुर। अगला क्या है? राजगिरी का निर्माण किस शासक ने करवाया था? बिंबुसार ने करवाया था। बिंबिसार ने राजगिरी का निर्माण करवाया था। अगला क्या? मगध साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसने किया था? तो महापद्मनंद ने किया था। महापद्मनंद ने किया था। अगला क्या है? बिंबिसार के राजवैद्य जीवक ने आयुर्वेद की शिक्षा कहाँ ली थी? तो तक्षशिला में ली थी। अगला क्वेश्चन क्या है? अगर मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला क्या? सिकंदर का जन्म कब हुआ था? वह किसका पुत्र था? सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में फिलिप द्वितीय का पुत्र था। अगला क्या है? फिलिप द्वितीय कहाँ का शासक था? मकदूनिया का शासक था फिलिप द्वितीय। अगला क्या है?
फिलिप द्वितीय की मृत्यु के बाद कितने वर्ष की अल्पायु में सिकंदर महान मकदूनिया का शासक बना? तो 20 वर्ष की आयु में सिकंदर मकदूनिया का शासक बना। अगला क्या है? सिकंदर ने भारत विजय अभियान कब शुरू किया? तो 326 ईसा पूर्व में शुरू किया था। अगला क्या है? सिकंदर महान का मुख्य सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकोटर था। सेल्यूकस निकोटर क्या था? सिकंदर का महान सेनापति था। अगला क्या है? सिकंदर महान के भारत आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस वंश का शासक था? उस समय वहां का शासक कौन था? तो पुरु का था और पोरस वहां का शासक था। पुरु वंश का और पोरस वहां का शासक था। अगला क्या? पोरस और सिकंदर के बीच हुए युद्ध के किस नाम से जाना जाता है? हाइडेस्पिज युद्ध के नाम से जाना जाता है। हाइडेस्पिज नाम के से जाना जाता है। अगला क्या है? हाइडेस्पिज का भारतीय नाम क्या है? तो विस्तात या झेलम है। विस्ता या झेलम है हाइडेस्पिज का भारतीय नाम। अगला क्या है? सिकंदर अपने द्वारा विजय भारतीय प्रदेशों को अपने किस सेनापति को सौंपकर वापस यूनान के लिए प्रस्थापित कर गया? तो सेल्यूकस को सौंपकर यूनान के लिए वापस चला गया। अगला क्या? सिकंदर की अकाल मृत्यु के बाद बेबीलोन का राज्य किसे प्राप्त हुआ? सेल्यूकस निकोटर को प्राप्त हुआ बेबीलोन का राज्य। अगला क्या है? सिकंदर का आक्रमण नामक ग्रंथ का लेखक कौन है? एरियन है। अगला क्या है? अलेक्जेंड्रिया ऑफ द एराकोसियन अर्थात आधुनिक कंधार नगर की स्थापना किसने की थी? तो सिकंदर ने की थी। अगला क्या है? मौर्य वंश का इतिहास जानने के लिए विदेशी विवरणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है? इसके लेखक कौन है? इंडिका है। इसके लेखक कौन है? मेगास्थनीज है। क्या है? मौर्य वंश का इतिहास जानने के लिए विदेशी विवरणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन है? तो इंडिका है जो मौर्य वंश का इतिहास बताता है। इसका लेखक कौन है? मेगास्थनीज है। इंडिका का लेखक कौन है? मेगास्थनीज है। अगला क्या है? मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। अगला क्या? चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? इसकी माता का नाम क्या था? तो 345 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ। इसका माता का नाम मूरा था। अगला क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य ने शिक्षा कहाँ प्राप्त की? तक्षशिला में प्राप्त की चंद्रगुप्त मौर्य ने शिक्षा। अगला क्या? तक्षशिला में चंद्रगुप्त के शिक्षक कौन थे जिनकी मदद से उसने एक विशाल सेना तैयार की? तो चाणक्य थे चंद्रगुप्त मौर्य के सेना शिक्षक। अगला क्या है? राजा बनने के पहले चंद्रगुप्त का पहला अभियान किस राज्य के विरुद्ध था जो असफल रहा? मगध के विरुद्ध था। अगला क्या? राजा बनने के पहले चंद्रगुप्त का पहला सफल अभियान किस राज्य के विरुद्ध था? इस अभियान में उसने किन्हें पराजित किया?
तो पंजाब व सिंध को यूनानियों को पराजित किया। सफल अभियान कौन है? पंजाब और सिंध है जो यूनानियों को पराजित किया, और असफल अभियान मगध है। अगला क्या है? किसके विरुद्ध सफलता ने चंद्रगुप्त मौर्य को संपूर्ण उत्तरी भारत का स्वामी बना दिया? घनानंद को। अगला क्या? चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर कब बैठा? 322 ईसा पूर्व में बैठा। चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक किसने किया? चाणक्य ने किया। अगला क्या? सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किसे अपना राजदूत नियुक्त किया? मेगास्थनीज को राजदूत नियुक्त किया। अगला क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य प्रारंभ में किस धर्म का अनुयायी था? तो ब्राह्मणी धर्म का अनुयायी था चंद्रगुप्त मौर्य प्रारंभ में। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में कौन सा धर्म स्वीकार कर लिया? जैन धर्म स्वीकार कर लिया चंद्रगुप्त मौर्य ने। श्रवण बेलगोला में चंद्रगुप्त की मृत्यु कब तथा किस कारण हो गई? 298 ईसा पूर्व में हो गई, उपवास के कारण। बिंदुसार मगध की गद्दी पर कब बैठा? 298 ईसा पूर्व में बैठा। अगला क्या है? वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा जाता है? क्या कहा गया है? तो भद्रसार कहा गया। भद्रसार जो वारिसार है। अगला क्वेश्चन क्या है? यूनानी ग्रंथ के अनुसार बिंदुसार ने कौन सी उपाधि धारण की? अमित्र घात की उपाधि धारण की। अगला क्या है? अमित्र घात शब्द का अर्थ क्या है? तो शत्रु विनाशक है। अगला क्या है? जैन ग्रंथ बिंदुसार को क्या कहते हैं? सिंह सेन कहते हैं। अगला क्या है? बिंदुसार के राज दरबार में आने वाले मिस्र के सम्राट टोलमी द्वितीय फिलाडेल्फस का राजदूत कौन था? तो कौन था? डायोनियस था। अगला क्या है? बिंदुसार के दरबार में आने वाले सीरिया के सम्राट एंटिओकस प्रथम का राजदूत कौन था? डायमेकस था। अगला क्या है? बिंदुसार के सीरिया के सम्राट के राजदूत के मगध राजदूत के माध्यम से किन 3 चीजों की मांग की थी? मीठी मंदिरा, सूखी अंजीर और दार्शनिक। ये 3 चीज की मांग की थी। अगला क्या है? बिंदुसार प्रारंभ में किस धर्म का अनुयायी था? बाद में उसने किस धर्म को स्वीकार कर लिया? बिंदुसार प्रारंभ में ब्राह्मण धर्म के अनुयायी था, बाद में उसने बौद्ध धर्म अनुयायी कर लिया। अगला क्या? बिंदुसार बौद्ध धर्म के किस सम्राट संप्रदाय का अनुयायी था? तो किसका था? आजीविक संप्रदाय का अनुयायी था। अगला क्या है? बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो अशोक हुआ बिंदुसार का उत्तराधिकारी। अगला क्या है? बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक कहाँ का उपराजा था?
अवंती का राजा था जो उज्जैन में पड़ता। अवंती उज्जैन का उपराजा था। अगला क्या, अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठा? 269 ईसा पूर्व में बैठा अशोक ने मगध की गद्दी पर। अगला क्या है, मौर्य साम्राज्य की गद्दी संभालने के बाद अशोक ने कौन सी उपाधि धारण की? तो देवानाम प्रिय जो देवता का प्रिय है, ये उपाधि धारण की। अगला क्या है, पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? तो अशोक वर्धन कहा गया है। अगला क्या है, सिंहली ग्रंथ दीपवंश में अशोक को क्या कहा गया है? तो प्रियदर्शी कहा गया है। अगला क्या है, अशोक के किन शिलालेख में उसका नाम स्पष्ट रूप से अशोक मिलता है? मास्की व गुर्जारा में मिलता है। मास्की या गुर्जारा में मिलता है। अगला क्या है, अपने लघु शिलालेखों के अतिरिक्त किस गैर मौर्यकालीन अभिलेख में भी अशोक का नाम अशोक मिलता है? रुद्र दामन प्रथम का जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। अगला क्या है, अशोक के समय जनसाधारण की भाषा क्या थी? तो पाली थी। अगला क्या है, अशोक ने किस लिपि को राष्ट्रीय लिपि के रूप में अपनाया? तो ब्राह्मणी लिपि को राष्ट्रीय लिपि के रूप में अपनाया। अगला क्या है, भारतीय इतिहास का प्रसिद्ध कलिंग युद्ध कब हुआ? यह युद्ध अशोक के राज्याभिषेक के किस वर्ष में हुआ था? 261 ईसा पूर्व में 8वें में हुआ। अगला क्या है, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने ब्राह्मण धर्म त्याग कर किस धर्म को अपना लिया? तो बौद्ध धर्म को अपना लिया अशोक ने कलिंग के बाद। किस बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी? वह कहाँ का रहने वाला था? उपगुप्त मथुरा का रहने वाला था। अगला क्या है, अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद सर्वप्रथम कहाँ की यात्रा की? तो बोध गया की यात्रा की। अगला क्या है, अशोक के शासन काल में कौन सी बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था और कहाँ? तीसरी बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था कहाँ? पाटलिपुत्र में किया गया था। अगला क्या है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा? श्रीलंका में भेजा। अगला क्या है, अशोक के बाद बौद्ध धर्म के पतन का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या था? भिक्षुओं में अनैतिक आचरण के कारण बौद्ध धर्म का पतन हो गया। अगला क्या है, अशोक की मृत्यु कब हुई? 232 ईसा पूर्व में हो गई। अगला क्या है, अंतिम मौर्य शासक कौन था? बृहदत्त था अंतिम मौर्य शासक। अगला क्या है, अशोक के शिलालेखों को क्या कहा गया है? राज्य देश या शासनादेश कहा गया है। अगला क्या है, अशोक के अभिलेख को कितने भागों में बांटा गया है? कौन कौन? 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख, ये 3 भागों में बांटा गया है। अगला क्या है,
अशोक के बृहद शिलालेखों की कुल संख्या कितनी है और ये कितने अलग अलग स्थानों पर प्राप्त हुई है? 14 गो शिलालेख हैं और 8 स्थानों पर प्राप्त हुई है। अगला क्या है? अशोक के अधिकांश शिलालेख व स्तंभ लेखों की भाषा व लिपि है प्राकृतिक व ब्राह्मणी लिपि है। अगला क्या है? किस शिलालेख से ज्ञात होता है कि अशोक ने अपने राज्य अभिषेक के 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा की थी? 8वां में ज्ञात होता है। अगला क्या है? अशोक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शिलालेख कौन सा है जिसमें उसने कलिंग युद्ध का वर्णन किया है तथा इस युद्ध का वर्णन करने वाला एकमात्र अभिलेख है? 13वां है। अगला क्या है? अशोक के शिलालेखों में सर्वप्रथम किस शिलालेख की खोज हुई थी, कब तथा किसके द्वारा? गिरनार की खोज हुई थी 1822 ईस्वी में कैप्टन लेटॉर्ड के द्वारा हुई थी। अगला क्या है? किस लघु शिलालेख में अशोक ने अपने को मगध का राजा कहा? तो भरभू शिलालेख में कहा है। भरभू शिलालेख में कहा। अगला क्या है? अशोक के गुहा लेखों की कुल संख्या कितनी है? 3 है। अगला क्या है? अशोक के गुहा या गुफा लेख कहाँ की पहाड़ियों में स्थित है? परावर, गया, बिहार में स्थित है। अगला क्या है? बिहार के गया जिले के बराबर की पहाड़िया में स्थित अशोक द्वारा निर्मित गुफाओं के नाम क्या हैं? सुदामा, विश्व, झोपड़ी और कर्ण चौपार है। अगला क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो चाणक्य था चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री। मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रधान केंद्र कौन सा नगर था? तो तक्षशिला था। अगला क्या है? किस मौर्य शासक ने सबसे पहले दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की थी। अगला क्या है? पाटलिपुत्रा में सर्वप्रथम किस मौर्य शासक ने राजधानी बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले पाटलिपुत्रा में राजधानी बनाया था। अगला क्या? नंद वंश के पतन तथा मौर्य साम्राज्य की जानकारी देने वाला नाटक ग्रंथ मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाखदत्त है। मुद्रा राक्षस में किसका पतन है? तो नंद वंश का पतन है। मुद्रा राक्षस किसका है? विशाखदत्त का है। किस पुस्तक का विदेशी इतिहास में वह महत्वपूर्ण है जो भारतीय इतिहास में अर्थशास्त्र का है? इंडिका है। अगला क्या है? चाणक्य का अर्थशास्त्र मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? तो संस्कृत में लिखा गया है। किसमें? संस्कृत में लिखा गया। अगला क्या है? भारतीय लिखने की कला नहीं जानते यह किसका ग्रंथ है? मेगास्थनीज का ग्रंथ है। अगला क्या? भारत का मेकियावेली किसे कहा जाता है? चाणक्य को कहा जाता है। अगला क्या है? उज्जैनी किस मौर्य शासक की राजधानी रही? अशोक की रही थी। अगला क्या है? अशोक ने अपने काल में तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए किसे भेजा था? तो कुणाल को भेजा था।
हालांकि अशोक का एकमात्र अभिलेख जो ब्राह्मी व खरोष्ठी दोनों लिपि में पढ़ा जा सकता है, अर्थात जो दुतरफा शैली में लिखा गया है, कौन है? येरागुड्डी लघु शिलालेख है। येरागुड्डी लघु शिलालेख है। अगला क्या है? अशोक की माता का नाम क्या था? सुभद्रांगी थी अशोक के माता का नाम। अगला क्या है? किसने भारतीय साम्राज्य को 7 वर्गों में दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक तथा सभासद में विभाजित किया? मेगास्थनीज ने विभाजित किया। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या कब तथा किसके मगध में शुंग वंश की स्थापना की? 807 187 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग की स्थापना की। अगला क्या है? शुंगों की पहली राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्रा में थी। अगला क्या है? शुंगों ने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ स्थापित की? तो विदास, मध्य प्रदेश में जो पड़ता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? पुष्यमित्र के शासनकाल में पहली बार किसके नेतृत्व में यूनानियों ने आक्रमण किया था? तो डेमेट्रियस के नेतृत्व में किया था। अगला क्या है? पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में अंतिम वर्षों में किसके नेतृत्व में यवनों या यूनानियों का दूसरा आक्रमण हुआ था? मिनांडर उर्फ मिलिंद के नेतृत्व में हुआ था। अगला क्या? पुष्यमित्र द्वारा कराए गए यज्ञ में उसके पुरोहित कौन थे? तो पतंजलि थे। अगला क्या है? पुष्यमित्र शुंग की मृत्यु कब हुई? तो 114 ईसा पूर्व में हुई थी पुष्यमित्र शुंग की मृत्यु। अगला क्या है? पुष्यमित्र का उत्तराधिकारी कौन हुआ? अग्निमित्र हुआ पुष्यमित्र का उत्तराधिकारी। अगला क्या? शुंग वंश का 10वां और अंतिम राजा कौन था जिसे उसके अमात्य वसुदेव ने मार डाला? देवभूति था। अगला क्या है? किसके कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या कर सातवाहन वंश की स्थापना की? तो सिमुक की हत्या कर। अगला क्या है? पुष्यमित्र शुंग ने किस धर्म को राज्य धर्म घोषित किया गया? तो वैदिक धर्म को राज्य धर्म घोषित किया। अगला क्या है? मगध के प्रथम ब्राह्मण राज्य स्थापित करने एवं ब्राह्मण धर्म के पुनरुद्धार का श्रेय किसे दिया जा सकता है? तो पुष्यमित्र शुंग को दिया जा सकता है। अगला क्या है? शुंग काल में राजाओं ने किस भाषा को प्रोत्साहन दिया तथा उसे पाली के स्थान पर राजभाषा घोषित किया? तो संस्कृत को राजपाली के स्थान पर दिया।
अगला क्या, शुंग काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण राजनैतिक व सांस्कृतिक केंद्र कौन सा नगर था? तो विदास था, विदिशा था।